चलिए दोस्तों, तो अपने सीरीज में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेंशन सिस्टम के फ्रेमवर्क की। पेंशन सिस्टम के फ्रेमवर्क बेसिकली ग्लोबली जो है वो तीन कैटेगरी में, तीन पिलर्स में डिवाइड किए जाते हैं। पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 2 एंड पिलर नंबर 3। अब अगर इन शॉर्ट में इसको आपको दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूं तो ये इसका मतलब कुछ इस प्रकार से है कि वो पेंशन जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, दैट इज आर पिलर नंबर 1। सेकेंड, वो पेंशन जिसमें कि गवर्नमेंट अपना शेयर भी देगी और साथ में जो भी हमारा पेंशनर है उससे भी कहेगी कि भैया आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करो इसके अंदर। ये आया आपका पिलर नंबर 2। और पिलर नंबर 3 होता है जहाँ पे जो हमारा पेंशनर है वो अपना पर्सनल कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, ताकि उसका जो पेंशन है वो आफ्टर रिटायरमेंट इंश्योर हो सके। तो बेसिकली ये है तीन पिलर जिसके ऊपर बात करता है ग्लोबली। हमारे पेंशन सिस्टम के फ्रेमवर्क में ये तीन ही पिलर्स माने जाते हैं। अब हमें इसमें से देखना है कि कौन कौन से ऐसे पिलर्स हैं जो कि इंडिया में भी एप्लीकेबल है। मतलब अगर ग्लोबल फ्रेमवर्क को हम अडॉप्ट करें इंडिया में तो कौन कौन से पिलर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं या फिर एग्जिस्ट अब कर गए हैं। चलिए जी, एक बार इसको और समझ लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हमने बात की कि तीन पिलर्स में है। पिलर नंबर 1 जो है वो बात करता है नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी बेसिक सोशल पेंशन फाइनेंस्ड मोस्टली बाय गवर्नमेंट। मतलब कि इसके अंदर जो पैसे लगेंगे वो पूरे के पूरे किसके लगेंगे? गवर्नमेंट के लगेंगे। क्या पिलर नंबर 1 एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ जी, इंडिया में एग्जिस्ट करता है। ऐसे कुछ स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट चलाती है कि वो लोग जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है और 60 साल के ऊपर के हैं उनको जो हमारी गवर्नमेंट है वो 200 रुपये पर मंथ एक पेंशन के रूप में पैसे देती है। तो इस टाइप के अगर कोई स्कीम चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा तो वो पिलर नंबर 1 के अंदर फॉल करता है। आगे हम इसको और देखेंगे। नाउ पिलर नंबर 2 क्या है? ऑक्यूपेशनल कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स विच कुड ईदर बी वॉलंटरी और मैंडेटरी। ये है आपका पिलर नंबर 2 जहां पे आपका ऑक्यूपेशनल कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। मतलब कि आप किसी एम्प्लॉयमेंट में हैं या ऑक्यूपेशन में हैं और उसके तहत या तो आप अपनी श्रद्धा से या फिर गवर्नमेंट के स्टैट्यूटरी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। उसको हम कहते हैं पिलर नंबर 2, जिसका एग्जाम्पल आप देखते हैं ईपीएफ। ईपीएफ में आपने देखा है कि 12% जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी में से काट के कंट्रीब्यूट किया जाता है और 12% जो है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। दिस इज स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो इस टाइप की कंट्रीब्यूशन को हम कहते हैं पिलर नंबर 2। और इसके अंदर क्या हो सकते हैं? इसके अंदर हो सकता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ठीक है, और डिफाइंड बेनिफिट प्लान का एग्जांपल है आपका एपीवाई। एपीवाई में जब आप देखेंगे तो उसको आपको पता लगेगा उसके अंदर। इसको हम और डिटेल में जब आगे चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि आप कुछ एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं और आपको ये प्रॉमिस कर दिया जाता है पहले ही कि जैसे ही आपके 60 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद से आपको 1000 पर मंथ या मैक्सिमम 5000 पर मंथ का पेंशन जो है वो मिला करेगा। ये आपको स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग का मतलब क्या है कि कंट्रीब्यूट करने से पहले ही आपको बता दिया जाता है कि अगर आप इतना कंट्रीब्यूट करोगे तो 1000 मिलेगा, इतना करोगे तो 2000 मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो जहां पे ये श्योरिटी आ जाती है उसको हम बोलते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान। मतलब कि जो बेनिफिट है वो आपका पहले से ही डिफाइंड है। और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन जहां पे आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो प्री डिसाइडेड है। हो सकता है कि आफ्टर रिटायरमेंट आपको क्या अमाउंट मिले वो आपको पहले ना पता हो। इसका एग्जांपल में आपका एनपीएस आता है, क्योंकि इसके अंदर आपको नहीं पता होता कि कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा, कितना आपका मार्केट में जो पैसा लगा है वो गेन करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या एट द एंड मिलेगा वो चीज़ आपको स्टार्टिंग में नहीं पता होती। बट कंट्रीब्यूशन जो है वो डिफाइंड होता है, ठीक है। तो इधर कंट्रीब्यूशन इज डिफाइंड और बेनिफिट इज डिफाइंड और बोथ इज डिफाइंड, तो वो आपका पिलर नंबर 2 में कैटेगराइज करता है। और तीसरा होता है पिलर नंबर 3, जिसको हम कहते हैं वॉलंटरी फुल्ली फंडेड पर्सनल पेंशन प्लान। मतलब कि यहाँ गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं दे रही, आपका एम्प्लॉयर जो है, जो आपका एम्प्लॉयर है वो भी कोई पैसा यहाँ पे नहीं दे रहा है। सारा का सारा पैसा आप खुद अपना लगा रहे हो और अपने हिसाब से पेंशन प्लान जो है वो बना रहे हैं। क्या पिलर नंबर 3 एग्जिस्ट करता है? बिफोर एनपीएस ये एग्जिस्ट नहीं करता था, बट एनपीएस के अंदर प्रोविजन दिया गया और पिलर नंबर 3 भी हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है सर। ये हमें 3 पता लगे फ्रेमवर्क के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये छोटा सा एरिया जिसके अंदर हमने ये सारी बातें की है। नाउ
अब बात करें अगर एडवांस कंट्रीज की, तो एडवांस कंट्रीज के अंदर जो हमारा सब्सटेंशियल पार्ट है पेंशन का ना, वो कहाँ से आता है? वो आता है हमारा फॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ सैलरीड एम्प्लॉयमेंट होगा और दैट टू इन फॉर्मल सेक्टर, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड नहीं ऑर्गेनाइज्ड की बात हो रही है, तो वहाँ पे जो आपका पेंशन का अमाउंट है वो फिक्स रहेगा, श्योर रहेगा। और किसी भी एडवांस कंट्री के अंदर जो मैक्सिमम पार्ट कंट्रीब्यूट करता है वो यही सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप कुछ आंकड़े देखेंगे। कुछ आंकड़े का मतलब क्या है कि जनरली पेंशन की इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको समझना ज़रूरी है, तब आपको पता लगेगा कि क्यों इंडिया के अंदर भी इस टाइप के स्कीम्स लाए गए, इस टाइप की अथॉरिटी बनाए गए, नए लॉ, नए एक्ट इंट्रोड्यूस किए गए, क्योंकि पुराने वाले से हम ग्लोबली कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। अब वो क्या आंकड़े हैं वो देखिए आप, ठीक है। वो आंकड़े क्या है कि 2020 के अंदर ये देखा गया कि OECD कंट्रीज जो हैं, OECD कंट्री क्या होती है पहले आपको ये जानना पड़ेगा। OECD कंट्रीज की फुल फॉर्म है दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये आपका O हो गया, ये E हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। अब ये क्या है सर? OECD के अंदर बेसिकली ये हमारा एक कॉरपोरेशन है, एक तरीके से एक संस्था बनाई गई है जिसके अंदर 38 कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। मतलब कि मेजर कंट्रीज जो है हमारी वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या उसकी रिगार्डिंग पॉलिसीज वगैरह बनाती रहती हैं, जो कि ग्लोबली मैच करती हैं आपस में, ठीक है। अब इन OECD कंट्रीज का जब हमने एक आंकड़ा उठाया तो हमने क्या पाया कि इन 2020 जो पेंशन एसेट्स है OECD कंट्रीज का वो लगभग 34 ट्रिलियन US से ज़्यादा है, ठीक है जी। जो पेंशन एसेट्स है, पेंशन एसेट्स मैंने बताया था कि जितना भी पैसा पेंशन के नाम पे कंट्री में इकट्ठा हो रखा है दैट इज कॉल्ड पेंशन एसेट्स, वो 34 ट्रिलियन US से भी अधिक है अगर हम बात करें OECD कंट्रीज का, ठीक है सर। और अगर जीडीपी के टर्म्स में बात करें तो ये लगभग 63% है। मतलब ये जो अमाउंट है वो इन 38 कंट्रीज का जो ये अमाउंट है ये है 34 ट्रिलियन, ठीक है। और अगर परसेंटेज में बात करें इनके जीडीपी के, मतलब इस 34 ट्रिलियन को अगर इसके जीडीपी से डिवाइड कर दें, किसकी जीडीपी से? 38 कंट्रीज के जीडीपी से, तो लगभग ये 63% का आंकड़ा यहाँ पे देता है आपको। मतलब कि जितनी जीडीपी है उसका 63% अमाउंट जो है, जो पेंशन एसेट है, वो ये कंट्रियां होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी भी OECD कंट्रीज हैं जहां पे जितना उनकी जीडीपी है उतना ही उनका पेंशन एसेट है, मतलब 100%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कह रहे हैं कि एवरेज अगर हम करते हैं 38 कंट्रीज का तो वो निकल के आ रहा है 68%। कुछ एक कंट्रीज ऐसी भी है जहां पे कहा जा रहा है कि 100% जो जीडीपी का है वो आपका पेंशन एसेट्स है उन कंट्रीज के अंदर। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि इन 38 कंट्रीज के अंदर कुछ ऐसी भी कंट्रीज होंगी जिनका जो ये पेंशन एसेट्स है वो इससे कम होगा, 2, 3, 4, 5% होगा। अब उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं हमारा इंडिया का जो पेंशन एसेट है हमारा, अगर उसको जीडीपी से कंपेयर किया जाए तो वो है मात्र 3.2%, दैट टू इन 2021 एंड 22 के रिपोर्ट में ये फाइनल हुआ। और उसमें हमने जब कंप्यूट किया तो पता लगा कि जो हमारा पेंशन एसेट्स है वो जीडीपी के मुकाबले ओनली 3.2% है। एवरेज देखा जाए तो 63% है और कई कंट्रीज ऐसी भी हैं जो 100% पे पहुंच चुकी हैं। हमारा इतना आंकड़ा कम होने का रीज़न ये है क्योंकि इसके बारे में बहुत लेट सोचा गया, मतलब आप कह सकते हो बहुत रिसेंट में इसके रिगार्डिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं और बहुत ही तेज़ी रफ्तार से बढ़ रहा है। ये 1 पे था, 5 साल में यहाँ पहुँचा है और इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेज़ है। तो बहुत आगे और बहुत जल्द ऐसा होगा कि ये हम एवरेज पे तो कम से कम पहुँच ही जाएंगे। चलिए जी, ठीक है। अच्छा, ये हो गई हमारी फ्रेमवर्क की बात। अब फ्रेमवर्क के अंदर हमने एक पैरा यहाँ पे छोड़ा है, इसको और देख लेते हैं। वाइल द स्टेट प्रोवाइड सम बेसिक पेंशन, it is not always funded and thus is a pay as you go scheme relying on current government revenue for pension payment, ठीक है। मतलब क्या है कि
अगर बेसिक पेंशन की बात करें, जैसे कि एक तो ये हो गया कि फॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, और इसी का अगर पार्ट है जो जहाँ पे कहते हैं कि गवर्नमेंट फंड कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि आप जब तक काम करोगे तब तक आपका पेंशन इकट्ठा होता रहेगा, और जब आप जाने की बारी आएगी तब हम आपको पेंशन के रूप में पैसे देना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ एक पार्ट है इसी का, फॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉयमेंट के अंदर का ही पार्ट है, जहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड जो पेंशन है वो एस्टेब्लिश किया जाता है, और वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या है, उसके बेसिस पे वो आपका पेंशन फंड एक्यूमुलेट रहता है। ठीक है जी। तो मोटा मोटा अगर पेंशन फ्रेमवर्क में आपको कहूँ काम की बातें क्या है, तो ये 3 पिलर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, OECD कंट्रीज के बारे में पता होने चाहिए, और ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको पता होने चाहिए, बिकॉज दीज आर लेटेस्ट, और 3.2 हमारा इंडिया का था। ठीक है सर, चलिए इतनी बात समझ में आती है। आगे अगर बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि इंडिया का पेंशन सिस्टम जो है वो कैसा है। इंडिया का जो पेंशन सिस्टम है उसको और हम समझेंगे इस पार्ट के अंदर। चलिए जी, तो इंडियन पेंशन सिस्टम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आया वो आया आपका क्या, एनपीएस। उसके बाद क्या आया आपका एपीवाई आया है आपका 2015 में, और जो एनपीएस आया है वो आया है आपका जनवरी 2004 में। ठीक है जी। अब एनपीएस ने जो बेसिकली सबसे पहले जो कवर किया वो किसको कवर किया, हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर जो रूल्स है उसको इम्पोज करना बहुत आसान है। सबसे पहले इसको सब्स्टिट्यूट किया गया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और उसके बाद धीरे धीरे इसको फैलाया गया स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। मतलब मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो आज के डेट में एनपीएस से ही कवर होते हैं, वो एनपीएस से ही कवर होते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, क्योंकि उसको मैंडेटरी कर दिया गया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है सर, ये बात समझ में आती है। उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को छोड़ दें जिसके ऊपर एनपीएस लगता है, तो कई सारे, ये हम देख रहे हैं इंडिया का पेंशन सिस्टम, तो हमने क्या देखा कि एनपीएस है जो मोटा मोटा तौर पे सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर लगता है। कुछ को छोड़ दें तो ऐसे कुछ कौन है, जैसे कि डिफेंस वाले हो गए, सीमेंस हो गए, रेलवेज के हो गए, कोल माइनर्स हो गए, असम टी प्लांटेशन, इस टाइप के कुछ और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपना इंडिपेंडेंट पेंशन प्लान्स बना रखा है, जिन्होंने अपना इंडिपेंडेंट पेंशन प्लान्स बना रखा है। चलो जी, ये भी समझ में आता है कि कुछ लोग जो है वो एनपीएस में कवर हो गए, कुछ लोग जो है वो अपने इंडिपेंडेंट पेंशन प्लान्स में कवर हो गए। अब इसके अलावा और क्या, इसके अलावा जब आप देखेंगे तो जो इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर आपका आता है, वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो मोस्टली कवर होता है किसके अंदर, ईपीएफओ के अंदर। मतलब कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर में लोग एम्प्लॉयड होते हैं उन लोगों का आप देखेंगे कि उनका पीएफ जो है वो एज अ स्टैट्यूटरी डिडक्शन काटा जाता है 12% का, और जो उनका एम्प्लॉयर है वो भी 12% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, और ये जो पैसा है वो ईपीएफओ में जमा कर दिया जाता है, और इस तरीके से आपका पेंशन सिस्टम काम करता है। अब आप कहोगे कि सर पीएफ है तो प्रोविडेंट फंड है, इसमें पेंशन का है, तो इसको आप और थोड़ा डीप में समझिए कि वो सारे एम्प्लॉय, जैसे कि आपकी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, It may however be indicate that low income EPFO subscribers do have a component of pension। अब इसका मतलब क्या है कि वो सारे सब्सक्राइबर जिनकी जो मंथली सैलरी है वो 15,000 या उससे कम है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में कहा जाता है कि जो एम्प्लॉई है वो तो 12% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, और वो कहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, पीएफ के अंदर। बट जो एम्प्लॉयर है वो अपने 12% में से 8.33% जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ईपीएस में, वो कंट्रीब्यूट करेगा, ईपीएफओ का ही पार्ट है, पेंशन स्कीम है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, और बाकी जो बच गया 3.67% वो कंट्रीब्यूट करेगा कहाँ पे, पीएफ के अंदर। मतलब क्या कि वो एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी 15,000 से ऊपर है उनके केस में 12% जो एम्प्लॉय का है वो भी पीएफ में जाता है, और जो एम्प्लॉयर का 12% है वो भी पीएफ में जाता है। बट वो एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से कम है उनके केस में एम्प्लॉय का तो पूरा पीएफ में जाता ही जाता है, बट एम्प्लॉयर वाला बट जाता है। उस 12% में से 8.33% जो है वो ईपीएस में कंट्रीब्यूट होता है, और बाकी जो 3.67% हो गया वो आपका पीएफ में कंट्रीब्यूट होता है। मतलब कि समहाउ इंडियन पेंशन सिस्टम के अंदर ये एक पेंशन का कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है अंडर ईपीएफओ ऑल्सो। ठीक है जी, तो 3 बातें समझ में आई। पहला एनपीएस, ये पेंशन स्कीम है। दूसरा, कुछ एक अपने इंडिपेंडेंट पेंशन प्लान्स जो है वो चलाती है, जैसे कि रेलवे, डिफेंस वगैरह, उनका अपना हो गया। और तीसरा, ईपीएफओ के द्वारा भी पेंशन के प्लान चलते हैं। ये 3 बातें आपको समझ में आती है। ये जो तीनों चीजें ये आपका कवर होता है पिलर 2 में। पिलर 2 में हमने क्या देखा था, जहां पे गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, गवर्नमेंट इन द सेंस कि आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, तो वो आपका पिलर नंबर 2 में कवर हो जाता है। अब अगर इसकी हम स्टैट्स की बात करें तो आपको स्टैट्स देख के बड़ी आश्चर्य होगा, जिसके बाद हमें पता लगेगा कि क्यों जरूरत पड़ी ओवरऑल ब्रॉड लेवल पे एनपीएस को लाने की, और एनपीएस को फोर्सली मतलब इन द सेंस कि एज अ लॉ
पहले उसको गवर्नमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट किया गया और फिर उसको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है प्राइवेट, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड अदर सेक्टर्स के लिए भी। ठीक है, चलिए तो इनके हम स्टैट्स को देखते हैं। स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। चलिए, एज ऑफ मार्च 2021, अगर मार्च 2021 तक के हम आंकड़े देखें तो आपको पता लगेगा कि ईपीएफओ के कितने मेंबर्स हैं। ईपीएफओ के लगभग 26 करोड़ 26 करोड़ जो है वो मेंबर्स हैं। बट इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि एक्टिव मेंबर्स कितने हैं, तो 26 करोड़ में से ओनली 4.6 करोड़ जो है वो एक्टिव मेंबर्स हैं। ठीक है जी, इस आंकड़े को तोड़ते हैं जरा। 26 करोड़ जो है टोटल वो आपके क्या है, ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है, ईपीएफओ के मेंबर्स हैं। इसके अंदर से बहुत ही छोटा सेगमेंट आया 4.6 करोड़ का, जो कि एक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या होता है, जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है, चाहे एम्प्लॉय की हो चाहे एम्प्लॉयर की हो, वो रेगुलरली चलती रहती है। क्यों, इसको आप इस तरीके समझो कि कोई लोग मेंबर्स तो बन गए ईपीएफओ के, उसके बाद वो अनएम्प्लॉयड हो गए, या फिर वो किसी ऐसे जॉब में जहाँ पे पीएफ की कंप्लायंस नहीं आती है, या फिर कुछ और रीजंस हैं, मतलब दे आर नॉट एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स मतलब उनका जो फंड है वो मंथली कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है ईपीएफओ के अंदर। वो बहुत बड़ा गैप है आपका, वो बहुत बड़ा गैप है। चलिए, अब एक्टिव इतने हो गए तो इसके अंदर भी इसको तोड़ा गया। कहा जा रहा है इसके अंदर से 69.2 लाख ऐसे हैं जो कि पेंशनर्स है। पेंशनर्स का मतलब कि ये ईपीएस में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ये वो वाले कैटेगरी हैं जो कि लो सैलरी वाले हैं, 15,000 से नीचे वाले हैं, जिनका कि कुछ पैसा जो है वो ईपीएस में जमा होता है। मतलब कि पेंशन की बात करें तो ओवरऑल 26 करोड़ के अंदर जो पेंशन सिस्टम के अंदर फॉल कर रहे हैं वो 69.2 लाख ओनली पेंशन के अंदर फॉल कर रहे हैं। ठीक है सर, तो ये बात हो गई हमारे आंकड़ों की कि ईपीएफ से काम हमारा, ईपीएफओ से काम हमारा नहीं चल पा रहा था, वो पूरा का पूरा वाइड तरीके से पेंशन को कवर नहीं कर रहा था। ठीक है जी, ये हो गया पिलर नंबर 2। नाउ पिलर नंबर 1 की अगर बात करें तो क्या पिलर नंबर 1 है, तो मैंने आपको पीछे बताया कि पिलर नंबर 1 हमारा एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है, कुछ स्कीम्स है जो गवर्नमेंट चलाती है, जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जिसके अंदर क्या होता है कि जो पेंशन दिया जाता है 200 रुपीज पर मंथ। किसको, वो लोग जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं और 60 ईयर्स या फिर उससे ऊपर हैं। किस प्रोग्राम के तहत, अंडर द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बीपीएल कैटेगरी 60 ईयर्स, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ये स्कीम का नाम आपको याद रखना है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, तो ये इस टाइप की कैटेगरी। यहाँ पे क्या है कि जो पेंशनर है उससे कुछ नहीं लिया जाता, पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट अपने तरफ से लगाती है, तो इसको हम कहते हैं पिलर 1। ये आपके पिलर 1 के अंदर कवर हो जाता है। ठीक है जी, अब इसके अंदर कितने लोग कवर होते हैं, तो कहा जा रहा है कि जो कवरेज है एनएसएपी के अंदर वो अराउंड 4.2 सीआर बेनिफिशरीज हैं। 4.2 करोड़ जो बेनिफिशरीज हैं वो इसके अंदर कवर होते हैं। चलो जी, ये भी एक पेंशन हो गया। मतलब हमने यहाँ देखा 69.2 लाख ये पेंशनर्स थे, 4.2 करोड़ बेनिफिशरी, ऑल्दो बहुत छोटा अमाउंट है, बट चलो ये भी पेंशनर्स के अंदर आ जाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो कहती है कि जी हम भी पेंशन बेचा करते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी श्रद्धा से पेंशन परचेज करते हैं, पेंशन प्लान्स लेते हैं। तो ये लोग कितने लोगों को कवर कर पाते हैं, ये कर पाते हैं अराउंड 1 करोड़ पीपल्स। 1 करोड़ पेंशनर्स जो है वो इनके तहत भी कवर हो गए। म्यूचुअल फंड्स वाले कहते हैं जी हम भी कुछ काम कर पाए हैं इसके अंदर, हम भी लगभग 27 लाख पोर्टफोलियो जो है वो ऐसे बना पाए हैं जिसके अंदर की पेंशन प्लान्स इंक्लूड होते हैं। मतलब 4 कैटेगरी आपको यहां दिख गई। पहला आपको दिखा कौन सा, ये वाला, दिस इज द पेंशनर्स। दूसरा आपको दिखा कौन सा वाला, ये वाला 4.2 करोड़, दीज आर दी पेंशनर्स। तीसरा लाइफ इंश्योरेंस ने कहा 1 करोड़, दीज आर दी पेंशनर्स, और 27 लाख, दीज आर दी पेंशनर्स। उसके बाद अदर एंटिटीज। अदर एंटिटीज का मतलब जैसे हमने यहाँ देखा था डिफेंस, सीमेंस, रेलवेज, कोल माइनर्स, इस टाइप की एंटिटीज को जोड़ ले तो ये लोग भी कहते हैं कि जब ये हम भी लगभग 20 लाख ऐसे लोगों को हम यहाँ पे ऐड कर पाते हैं जिनको हम इस टाइप की बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। 20 लाख लोग इनके अंदर भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब इन सबको अगर आप जोड़ दो तो कितना अमाउंट निकल के आता है, कुछ खास नहीं। 4.2 करोड़, 1 करोड़, 5.2 करोड़, एंड ये कुछ लैक्स में है, अराउंड 1 करोड़ मान लो। मतलब 5 से 6 करोड़ लोग ही इसके अंदर टोटल कवर हो पाते हैं, जबकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो है 138 करोड़ की। तो ये बहुत ही छोटा अमाउंट है। ये वो रीजन है जिसके लिए जरूरत पड़ा एक अलग प्लान को लेके आने के लिए, जिसके अंदर उनको कहा कि भैया मोटा मोटा इनमें जो कवर होते हैं इसके अलावा हम सेपरेटली इंट्रोड्यूस करेंगे एनपीएस को, एपीवाई को, और हम कोशिश करेंगे कि हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो इन दोनों प्लान के अंदर कहीं ना कहीं फॉल हो जाए, कवर में आ जाए। ठीक है जी, तो द कवरेज अंडर पिलर 1 एंड पिलर 2 वर नॉट वाइड टिल रिसेंटली टू प्रोवाइड एडिक्वेट
ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी, मतलब अगर पिलर 1 पिलर 2 को हम जोड़ दें तो ये इतना वाइड नहीं है कि आपकी ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी को अच्छे से इंश्योर कर पाए। बहुत ही छोटे पॉपुलेशन है जो इसमें कवर होती है। इसमें हमने बात नहीं की किसकी, पिलर 3 की। पिलर 3 की इसलिए बात नहीं की क्योंकि पिलर 3 जो है वो बात करता है पर्सनल पेंशन इन्वेस्टमेंट्स की, जिसका पहले कोई स्कोप हुआ ही नहीं करता था। ये स्कोप भी आपका जो लेके आया वो लेके आया एनपीएस। इससे पहले ऐसा कोई स्कोप नहीं था। ऐसा स्कोप का मतलब कि लोग लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू ले पाते थे, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ले पाते थे, बट ऐसा कोई स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन नहीं था, कोई लॉ नहीं था जिसके द्वारा पेंशन प्लान्स को ऑप्ट किया जाए और उसका फायदा उठाया जाए। वो इंट्रोड्यूस हुआ एनपीएस के जरिए। ठीक है जी, तो दिस इज द इंडियन पेंशन सिस्टम। इससे पहले हमने फ्रेमवर्क को समझा। अब आने वाली वीडियो में हम एनपीएस और एपीवाई के बारे में बात करेंगे डिटेल में। इस वीडियो में इतना ही। टिल देन गुड बाय, गुड लक।